गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। हम इकोनॉमिक थॉट का पेपर कर रहे हैं, इकोनॉमिक थॉट एंड एंशिएंट आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम इस हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो पेपर है इसमें हम कर रहे हैं और हम लोग प्लेटो कर रहे थे। तो प्लेटो के हमने काफ़ी सारे मुद्दों पर विचार कर लिए थे। अब हम साम्यवाद पर उनके विचार को टच ऑन करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक विचारों पर। साम्यवाद के बारे में प्लेटो के विचार अत्यंत उल्लेखनीय हैं। प्लेटो का साम्यवाद उनके दर्शन का सबसे चर्चित और गलत हिस्सा है। क्योंकि गलत हिस्सा किस लिए है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उनके आदर्श राज्य में संपत्ति को सामूहिक रूप से स्वामित्व में होना चाहिए। प्लेटो ने जाति व्यवस्था की बुराइयों को खत्म करने के लिए साम्यवाद की वकालत तो की थी, लेकिन प्लेटो का आदर्श राज्य शब्द के सख्त अर्थों में एक साम्यवादी राज्य नहीं था। यद्यपि उद्देश्य वर्ग संघर्ष को समाप्त करना था, यह अवसरों की समानता के आधार पर हासिल नहीं किया जाना था। दो वर्ग थे, शासक जिसमें संरक्षक और सहायक शामिल थे, और शासक जिन्हें कारीगर कहा जाता था। शासक वर्ग के सदस्यों को युद्ध और दर्शन की कलाओं में अच्छी तरह से शिक्षित होना होता था। तो प्रोफेसर हेनी के ने कहा कि प्लेटो का साम्यवाद पूर्ण यांत्रिक समानता के लिए नहीं था, लेकिन मान्यता प्राप्त प्राधिकरण और वर्ग भेद था इसमें। अब इसमें एक बात मैं ऐड करती हूँ कि जो प्लेटो का जो ये साम्यवाद है, जो उन्होंने कहा कि सामूहिक संपत्ति, स्वयं के परिवार को भी जो सामूहिक संपत्ति बता रहे हैं, वह गलत हिस्सा है इसका। आगे हम देखते हैं शिक्षा पर प्लेटो के क्या विचार हैं। प्लेटो ने कहा कि लड़कों और लड़कियों दोनों को एक ही तरह की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छा समानता वाली बात है। फिर आधुनिक दिनों में आधुनिक दिनों में शिक्षा पर उनका विचार अधिक महत्वपूर्ण है। और हम निष्कर्ष है प्लेटो के इस योगदान को, जो हमने इतने सारे विचार प्लेटो के पढ़े, उस निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के योगदान ने उनके समय की आर्थिक सोच में एक निश्चित प्रगति तो की है। उनके आर्थिक विचारों से पता चलता है कि वे मूल रूप से अपने समय के ही, मतलब अपने समय के, यूँ समझ लीजिए कि आर्थिक विचारों में अपने समय के प्रणेता थे और अच्छे आर्थिक विचारक थे। उन्होंने श्रम के विभाजन को मान्यता दी थी और इसे आसान और बेहतर उत्पादन के साधन के रूप में उन्होंने अपनाया था। हालांकि उन्होंने अधिग्रहित कौशल या कचरे को समाप्त करने आदि को मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि उन बाद में अर्थशास्त्रियों को इसकी खूबियों को स्वीकार भी करना पड़ा था। और प्लेटो शांति दूत की तरह थे, उनको शांति पसंद थी। वह पहले 13 विचारक थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को नैतिकता का एक आदर्श बनाया था। सबसे अच्छा हम प्लेटो को एक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक समाज सुधारक के रूप में ही माने तो ठीक रहेगा। इसके बाद हम लोग अरस्तु का हम लोग पढ़ते हैं, अरस्तु के आर्थिक विचार। अरस्तु, आप जो कि प्लेटो, अरस्तु, इन सब के आपने नाम अच्छे से सुने हुए हैं। अरस्तु प्लेटो के छात्र थे और अरस्तु पहले विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के विज्ञान की नींव रखी थी। और उन्होंने कोई आर्थिक ग्रंथ नहीं बनाया था। सिकंदर महान के वो गुरु थे। किसी भी तरह यह उससे मतलब मध्य युग के लेखकों ने अपने मुख्य विचार जो हैं वो अरस्तु के ही जो लेख हैं उनसे प्राप्त किए हैं। और उनके निरंतर विचारों का कोई विश्लेषण तो नहीं है, लेकिन विशेष रूप से निजी संपत्ति, सूदखोरी और उचित मूल्य का जो आर्थिक विचारों पर प्रभाव पड़ा था वो एक्चुअली अरस्तु के आर्थिक विचारों से था। भले ही अरस्तु प्लेटो के छात्र थे, लेकिन वह राज्य की उत्पत्ति, निजी संपत्ति, साम्यवाद आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनका जो विचार था वो प्लेटो से बहुत अलग था। वो प्लेटो से अपने एक अलग विचार रखते थे इन मुद्दों पर। और प्लेटो एक कटौतीवादी विचारक थे, जबकि अरस्तु ने प्रेरक विधि का पालन किया और इसलिए एक अधिक व्यवहारिक, उनका जो विचार है वो अधिक व्यवहारिक माने जा सकते हैं। प्लेटो एक कट्टरपंथी विचारक थे, अरस्तु
कट्टरपंथी नहीं थे। अरस्तु का तर्क प्लेटो की तुलना में कम कल्पनाशील और अधिक तार्किक और वैज्ञानिक है। अरस्तु के मुख्य विचार राजनीति और नीतिशास्त्र में दोनों में ही पाए जाते हैं। अब हम राज्य पर अरस्तु के विचार देखते हैं। सबसे पहले अरस्तु के अनुसार राज्य मानव जाति की जरूरतों से बाहर निकलता है या बनता है। आप कह सकते हैं कि मानव जाति की जरूरतों की वजह से राज्य का निर्माण होता है। वह गृहस्थी के संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते थे। घर परिवार के सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक संघ मानते थे और गांव कई घरों की वजह से गांव बनता है और आखिरकार राज्य अस्तित्व में आ जाता है। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए राज्य संभव है क्योंकि सभी पुरुष एक समाज में एक साथ रहते हैं। राज्य का उद्देश्य अच्छे जीवन को बढ़ावा देना है। इस प्रकार अरस्तु राज्य की उत्पत्ति का कारण आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही मानते थे। अरस्तु के आदर्श राज्य में दो वर्ग होते हैं, शासक और शासित। पूर्व को जो यानी कि शासक को वो सैन्य वर्ग, राजनेता, मजिस्ट्रेट और पुजारी के रूप में देखते हैं और शासित को वो किसान, कारीगर और मजदूर के रूप में देखते हैं। शासक वर्ग के सदस्य अपनी अपनी आयु के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। उदाहरण के लिए वे जवान या जब वे युवा और मजबूत होते हैं तो मध्य युग में राजनेता और मतलब वो उन्होंने कहा कि वे जवान थे जब वे युवा और मजबूत होते हैं और मध्य युग में वो राजनेता होते हैं और बुढ़ापे में वो जाकर के पुजारी हो जाते हैं। ये अरस्तु का विचार है। तो अब हम देखते हैं कि निजी संपत्ति पर उनका क्या विचार है। जबकि प्लेटो ने, तो मैंने आपको बताया कि जो उनका गलत हिस्सा है उनकी सोच का, उन्होंने कहा था कि जो निजी संपत्ति वो सार्वजनिक संपत्ति है, लेकिन अरस्तु ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि अरस्तु ने कहा कि निजी संपत्ति निजी संपत्ति होती है, वो सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। अरस्तु ने तर्क दिया कि सार्वजनिक संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनके लिए निजी संपत्ति 5 आधारों पर सार्वजनिक संपत्ति से बेहतर होती है: प्रगति, शांति, अभ्यास, आनंद और परोपकार। उन्होंने कहा निजी संपत्ति रखनी चाहिए। अगर प्रोग्रेस चाहिए तो कोई भी व्यक्ति अपनी एक निजी संपत्ति रख सकता है और उससे पीस भी रहेगी। अगर वो सारी चीज़ें आपकी कोई भी आपकी निजी कोई चीज़ अगर वो सार्वजनिक हो जाती है तो शांति भी भंग होगी। और उन्होंने कहा कि अभ्यास भी उससे होता है कि आप कैसे अपनी संपत्ति का संरक्षण रख पा रहे हैं। आनंद भी होता है अगर आपके पास निजी संपत्ति होती है और उसके कारण ही आप आगे चल करके परोपकार भी कर पाते हैं। निजी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति की तुलना में अधिक उत्पादक है। उनके विचार में सिद्धांत उनका यह है कि हर किसी का व्यवसाय क्या है, किसी का व्यवसाय यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए अरस्तु ने कहा कि संपत्ति निजी होनी चाहिए। जब निजी संपत्ति होगी तो वे बहुत प्रगति करेंगे क्योंकि हर कोई अपने स्वयं के व्यवसाय में भाग लेगा। साम्यवाद सामाजिक शांति के लिए अनुकूल नहीं है उनके अनुसार। उन्होंने कहा कि जब समान काम के लिए समान मजदूरी के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है तो झगड़े विकसित होने के लिए बाध्य होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के तहत किसी के अधिक काम करने की संभावना है लेकिन उसे छोटा इनाम मिल रहा है। व्यवहारिक अनुभव बताता है कि निजी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति से अच्छी है। निजी संपत्ति लोगों को सहानुभूति रखने में सक्षम भी बनाती है, परोपकार भी कराती है और एक प्रगतिशील भी बनाती है। तो ये निजी संपत्ति की जो संस्था है नागरिकों के बीच अच्छे आचरण को बढ़ावा देती है। यदि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है तो वह अपने लिए इसका एक हिस्सा रख सकता है और बाकी अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकता है। इसके अलावा अरस्तु निजी संपत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई मतलब छतवत जैसे उसकी वृद्धि के खिलाफ थे, बल्कि उन्होंने जनसंख्या की वृद्धि की जांच करने के लिए भी निवेदन किया था। तो वृद्धि नहीं चाहते थे, वो कहते थे जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही सीमित तरीके से होनी चाहिए। यदि जनसंख्या की जांच नहीं की जाती है तो इसका परिणाम गरीबी होगा। जो मतलब जांच मतलब कंट्रोल्स, मतलब जनसंख्या पर कंट्रोल्स नहीं हो, उन पर आप ध्यान नहीं रखें। जनसंख्या अगर बेबाक बढ़ने ना दें, अगर उसको बेबाक बढ़ रही है तो इसका मतलब गरीबी होने वाला है। उसका कारण जो प्रभाव, उसका प्रभाव गरीबी होने वाला है, क्रांति होगा, अपराध होगा, उन्होंने कहा। अरस्तु चाहते थे कि निजी संपत्ति के मालिक सार्वजनिक जिम्मेदारी स्वीकार करें।
संपत्ति के मालिकों को समाज के न्यासी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसी तरह का विचार हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने भी दिया था। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का दायरा क्या रहा अरस्तु के हिसाब से। अरस्तु जी ने कहा कि अर्थशास्त्र जो शब्द है वो ग्रीक मूल का है और इसका अर्थ है घर का प्रबंधन। तो ये अरस्तु ने घरेलू प्रबंधन के तत्वों पर चर्चा करते हुए अर्थशास्त्र का सिद्धांत विकसित किया। उन्होंने 2 तत्व बताए। अर्थशास्त्र को उन्होंने इकोनॉमिक्स नाम से एक तो बताया और दूसरा क्रेमेटिस्टिक्स बताया। तो उन्होंने कहा कि जो धन के बारे में अगर अध्ययन हो रहा है तो वो तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में है, और क्रेमेटिस्टिक्स में उन्होंने उसका संबंध आगे अन्य विनिमय और वो सारे जो विनियोग और उस सब से बताया। उन्होंने कहा कि संतुष्टि में धन की खपत की कला के साथ संबंध है, और बाद मतलब जो इसका इकोनॉमिक्स है उसमें उपभोक्ता की संतुष्टि में धन की खपत की कला के साथ संबंध है, और जो क्रेमेटिस्टिक्स है उसमें धन प्राप्त करने और विनिमय द्वारा धन प्राप्त करने की कला, विनियोग आदि पर ज़्यादा फोकस है। इसका मतलब उससे है। अरस्तु 2 प्रकार के आदान प्रदान को बोलते थे, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। विनिमय का प्राकृतिक रूप मानव की इच्छा को संतुष्ट करता है। एक्सचेंज का संयुक्त राष्ट्र का जो प्राकृतिक स्वरूप क्षणिक लाभ के लिए है। और अरस्तु 2 प्रकार के उपयोगों के बारे में बात करते हैं। एक उचित उपयोग है जो अर्थव्यवस्था के समान है, और उचित या मूल्य में उपयोग जो है वो मतलब इन्हीं को वो कहते थे कि शाब्दिक अर्थ इसका इकोनॉमिक्स है। दूसरा है आपूर्ति विज्ञान यानी सप्लाई इकोनॉमिक्स। तो वो उसमें उदाहरण के लिए एक जूता पहनने और विनिमयन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो ये उन्होंने कहा था, ये क्रेमेटिस्टिक्स का उन्होंने उदाहरण बताया था। अब पहले प्रकार का जो उपयोग है यानी कि जो मैंने कहा कि धन के लिए है, वो अर्थव्यवस्था उसमें उसको तो वो इकोनॉमिक्स कह ही रहे हैं, दूसरे वाला मूल्य विनिमय उसको क्रेमेटिस्टिक्स कह रहे हैं। और अरस्तु ने वैल्यू इन यूज़ या वैल्यू इन एक्सचेंज की नींव रखी, ये कॉन्सेप्ट दिया, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, और जिसे बाद में एडम स्मिथ द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो वस्तु विनिमय जो है वो एक तरीके से उन्होंने बताया था कि प्राकृतिक शाखा है। इस प्रकार प्राकृतिक यानी कि क्रेमेटिस्टिक्स जो है उसमें वस्तु के प्राकृतिक उपयोग से प्राकृतिक इच्छाओं की संतुष्टि है, जबकि विनिमय धन बनाने की एक अप्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य तृप्ति के बिंदु पर पहुंचने के बाद ही विनिमय और आदि गतिविधियों को अंजाम देता है। ये अरस्तु के विचार थे। अब उन्होंने रुपये पर, पैसे पर क्या टिप्पणी की, क्या उनकी सोच थी, उस पर बात करते हैं। अरस्तु के जो मनी के जो सिद्धांत हैं, पैसे के जो सिद्धांत हैं, वह देखते हैं। उन्होंने बताया कि पैसा क्या है और पैसा क्या करता है। अरस्तु ने पैसे की आवश्यकता के बारे में बताया कि जबकि प्लेटो ने मुद्रा के केवल एक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में समझाया था, जिसका अर्थ था, अरस्तु ने पैसे के अन्य कार्यों अर्थात मूल्य के भंडार और मूल्य के माप को समझाया था। तो प्लेटो तो केवल उसका एक ही महत्वपूर्ण कार्य बता रहे थे, है ना, और अरस्तु ने उसके मनी के मुद्रा के अन्य कार्यों को भी बताया, और जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट और एक स्टोर ऑफ वैल्यू, ये 2 जो इन्होंने काम बताए थे वो अरस्तु ने बताए थे, जबकि प्लेटो ने केवल मुद्रा विनिमय का एक साधन है वो बताया था। अरस्तु ने गैर साम्यवादी समाज की वकालत भी की थी। ऐसे समाज में वस्तु विनिमय होता है, तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप धन का आगमन होता है। उनका मानना था कि धन विधानों के माध्यम से अस्तित्व में आया है, और उन्होंने कहा ये मुद्रा उन्होंने आर्थिक विचार का सबसे अच्छा हिस्सा मुद्रा के जो माध्यम से जो उपचार किए जाते हैं अर्थ प्रबंधन में, उसको बताया। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक सौदों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुद्रा को बनाया गया, और उनकी उसमें शुम्पीटर जो अर्थशास्त्री हुए हैं, उनकी राय में अरस्तु के सिद्धांत को प्लेटो द्वारा
प्रतिपादित धन के कार्टल सिद्धांत के विपरीत धन का धातुवादी सिद्धांत कहा जाना चाहिए। तो ये धन का ये धातुवादी सिद्धांत कहा जाता है अरस्तु के सिद्धांत को, और प्लेटो के सिद्धांत को कहा जाता है धन के कार्टल सिद्धांत। अब हम इंटरेस्ट यानी ब्याज पर अरस्तु के क्या विचार है उस पर बताते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अरस्तु के विचारों को अलग अलग अर्थशास्त्री ने डॉक्यूमेंट करके उनका विश्लेषण किया है। तो इसमें शुम्पीटर जी ने जो विश्लेषण किया है ब्याज के संबंध में अरस्तु के विचारों को, वो बता रही हूँ मैं आपको। तो शुम्पीटर ने कहा कि अरस्तु के अनुसार ब्याज लेना धन प्राप्त करने के सभी तरीकों में सबसे अस्वाभाविक है। मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में सेवा, इसे उत्पादक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ये उत्पादन नहीं करती है, क्योंकि पैसे का यानी मुद्रा का एक टुकड़ा दूसरे का उत्पादन नहीं कर सकता। मतलब एक अगर टुकड़ा कर दिया जाए रुपये का, तो वो ऐसा नहीं कि दूसरा उत्पादित हो जाएगा, तो ये उत्पादक नहीं है। तो इस पे ब्याज अनुचित होता है, उनके हिसाब से ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। मुद्रा का हाथ से हाथ बढ़ाने का कोई व्यवसाय नहीं था। उन दिनों में गरीब व्यक्तियों द्वारा उपभोग के लिए पैसा उधार लिया जाता था और इसलिए ब्याज लेना अनुचित माना जाता था। तो गरीब व्यक्तियों द्वारा ही उपभोग के लिए पैसा उधार लिया जाता है। तो उन्होंने कहा जब उधार ही वह लेता है पैसा जो कि बहुत गरीब है, तो उससे क्या ब्याज लोगे, तो वो इसको अनैतिक मानते थे। अब हम बात करते हैं गुलामी पर। ये गुलामी का कॉन्सेप्ट क्या है। उन्होंने बताया, अरस्तु ने बताया कि श्रम के विभाजन और जनसंख्या, दासता यानी गुलामी के संबंध में अरस्तु ने जो लगभग उनके विचार प्लेटो के बराबर ही थे, जैसे प्लेटो के थे वैसे ही थे। उन्होंने गुलामी का समर्थन कर दिया था। उन्होंने दासों को प्राकृतिक दासों और कानूनी दासों में विभाजित कर दिया था। शरीर और मन दोनों में प्राकृतिक दास दूसरों के लिए हीन थे। युद्ध में जीते गए लोगों को कानूनी दास माना जाता था। तो मतलब जो युद्ध में जीत लिए जाते थे उनको वो दास मानते थे। तो प्लेटो के साम्यवाद के लिए अरस्तु की जो आलोचना है वो इस तरीके से की जाती है कि जहाँ तक संपत्ति का समुदाय था, जहाँ तक संपत्ति एक मतलब संपत्तिशील लोगों का अगर कोई समुदाय है, तो अरस्तु प्लेटो के अनुरूप विचार नहीं रखते थे। संपत्ति के आम स्वामित्व के तहत वो, जैसे प्लेटो मानते थे कि आम स्वामित्व है संपत्ति का, वो ये मानते नहीं थे, वो निजी स्वामित्व के पक्षधर थे। अरस्तु का एक नया विचार था कि संपत्ति निजी होनी चाहिए लेकिन इसका उपयोग आम होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसका उपयोग आम होना चाहिए, मतलब परोपकार की भी बात कर रहे थे, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। इस प्रकार अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को संशोधित करके प्रस्तुत किया था। उन्होंने यूनानियों के चरम व्यक्तिवाद, जो उनका जबरदस्त वाला जो इंडिविजुअलिज्म था यूनानियों का, उसको स्वीकार नहीं किया था। वह व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार को प्रभावित किए बिना आम उपयोग के तहत अधिक से अधिक सामान वो रखवाना चाहते थे। अब हम एकाधिकार पे बात करते हैं। अरस्तु की क्या विचार थे एकाधिकार पे। अरस्तु ने एकल विक्रेता के बाजार में एक स्थिति के रूप में एकाधिकार को परिभाषित कर दिया था। ये मतलब उस टाइम पे मोनोपोली की परिभाषा अरस्तु ने दे दी थी। जब वो निजी स्वामित्व की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो एकल विक्रेता की भी बात कर रहे हैं, और उन्होंने मोनोपोली की बात कर दी थी। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा भी करी थी। तो मतलब उन्होंने कहा था कि विक्रेता के रूप में अगर कोई एकल, उन्होंने परोपकार के लिए तो कहा निजी स्वामित्व, लेकिन विक्रेता के रूप में उन्होंने उसकी निंदा की थी। अगर निष्कर्ष निकालें हम अरस्तु के बारे में, तो हम कहेंगे कि अरस्तु ने अर्थशास्त्र के विज्ञान की नींव रखी थी। उन्हें पहला विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्री कहा जाता है। The first analytical economist is अरस्तु। उन्होंने शहर राज्य की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करने के लिए आगमनात्मक तरीका यानी कि इंडक्टिव लॉजिक का तरीका अपनाया था। आगमनात्मक जो तरीका होता है वो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने निष्कर्ष इस प्रकार निकाला। निजी संपत्ति पर उनके विचार आज भी मान्य हैं। विनिमय के क्षेत्र में उन्होंने मूल्य में उपयोग यानी कि वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज के बीच अंतर की भी नींव रखी थी। तो वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज ये है मुद्रा के संदर्भ में, मनी के संदर्भ में। इसके अलावा उनके जो मनी का जो उन्होंने
जो उनकी आर्थिक सोच थी वो एक अच्छा हिस्सा है मुद्रा को जो उन्होंने एक अलग तरीके से देखा था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक विचारों के विकास में अरस्तु का योगदान अधिक महत्वपूर्ण था और उनके एथिक्स में विकसित उनके विचारों ने मध्य युग के लेखक पर अधिक प्रभाव डाला था, क्योंकि वो नैतिकता यानी एथिक्स की बात करते थे। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ आज इतना ही, और फिर अगर अपन कल अन्य अर्थशास्त्रियों के विचार पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।